Dear students, welcome back to the YouTube channel of Arabli Senior Secondary School कठुआ। जैसा कि पता है 10th क्लास में जो है वो हमारा ग्रामर का टॉपिक चल रहा था और ग्रामर के टॉपिक के अंतर्गत हम आपको जो है वो पैसिव एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और आपको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो कंप्लीट करा चुके थे। और अब हम आपको जो बताने वाले थे यानी जो अपन पढ़ाने वाले हैं वो कौन सा टॉपिक है? टेंस है। कौन सा टॉपिक है? टेंस। तो देखो अपन कई बार कहते हैं टेंस क्या है, तो लोग कहते हैं टेंस मीन्स काल, काल मीन्स समय। तो ठीक है, हो सकता है इसका अर्थ, टेंस का अर्थ भले ही काल या समय है, पर जो टेंस की एक्चुअल बात है वो क्या है तो लिखेंगे। देखो, टेंस इज नथिंग but a changing form of a verb। टेंस कुछ नहीं, केवल क्रिया का बदला हुआ रूप होता है और कुछ भी नहीं है। भाई टेंस में क्या होता है? केवल क्रिया ही तो बदलती है, बाकी तो स्ट्रक्चर तो वो सेम रहता है। केवल क्या बदलती है? उसमें केवल क्रिया बदलती है, इसलिए अपन कहेंगे टेंस इज नथिंग बट द चेंजिंग फॉर्म ऑफ ए वर्ब। टेंस कुछ नहीं है, केवल क्रिया का बदला हुआ रूप होता है। पर आपसे ये कभी नहीं पूछा जाता है कि टेंस क्या होता है या टेंस किसे कहते हैं, ऐसा कभी नहीं पूछा जाता। ये तो केवल मैंने आपकी सामान्य जानकारी के लिए बताया है कि टेंस कुछ नहीं, केवल एक क्रिया का बदला हुआ रूप होता है। टेंस फॉर्म और क्या होता है? क्रिया का रूप ही तो बदलता है और क्या है। जैसे हमने कहा आई सी अ वर्ड, तो ये प्रेजेंट का हो गया। और पास्ट में होता तो कैसे लिखते? आई श अ बर्ड, ऐसे हो जाता। तो क्रिया का रूप ही तो बदला और क्या बदला। तो इसलिए अपन कहेंगे कि टेंस कुछ नहीं, केवल क्रिया का क्या होता है? बदला हुआ रूप होता है और कुछ भी नहीं है। इस तरीके से हो जाएगा। अच्छा, अब बात आती है, सबसे बड़ी बात जो है वो देखेंगे। वैसे हालांकि आप जानते हैं, अपना सब पढ़ कर क्या पढ़े हैं, 9th क्लास में पढ़े हैं, सबको पता है। तो देखो, टेंस जो होते हैं वो 3 प्रकार के हैं भाई। कौन कौन से? एक तो होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है आपका पास्ट टेंस और तीसरा है आपका फ्यूचर। ये 3 होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और जो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर यानी वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, ये 3 प्रकार के टेंस। और इन तीनों प्रकार के टेंसों में अपन ध्यान देंगे, इन तीनों प्रकार के टेंसों की 4 शाखाएं होती हैं। कौन कौन सी? इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इनकी बात यह है कि ये चारों जो है वो प्रत्येक के साथ जुड़ती हैं। तो ध्यान देंगे, मूल रूप से टेंस कितने प्रकार के? 3, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, यानी वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अब इनमें जो है ये 4 शाखा सबकी है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब क्या होता है कि अभी जिसके साथ जुड़ जाती हैं उसी के साथ इनका नाम होता है। कैसे देखेंगे? प्रेजेंट के साथ जुड़ी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और ये 4 शाखाएं पास्ट की होंगी। और जब पास्ट ही होंगी तो कैसे बोला जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरीके से
इसमें आएंगी तो इसकी ये इसकी कहलाएंगी क्या, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। कुल मिलाकर के 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और तीनों की फिर ये 4 शाखाएं होती हैं, ये सब की बराबर है। प्रेजेंट की भी यही, प्रेजेंट अब ये प्रेजेंट के साथ जुड़ेंगी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही फ्यूचर के साथ जुड़ेंगी तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस तरीके से 3 ये टेंस और 4 इनकी शाखाएं, तो टोटल कितने टेंस हो जाते हैं, 12 भाई। 4 प्रेजेंट के, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। 4 इसके, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, 8 हो गए। और 4 इसके, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरीके से टोटल टेंसों की संख्या अपने यहाँ पर कितनी हो गई, 12। यानी अपन को जो है इसमें 12 टेंस पढ़ने हैं। देखो हालांकि जो क्वेश्चन आएगा वो तो आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के हिसाब से आएगा, कि क्वेश्चन लाइन दे देगा और उसमें मैं बताऊंगा कैसे आएगा। अब अपन को क्या करना है कि अपन को नंबर बाय नंबर पढ़ना है। पहले प्रेजेंट के 4 पढ़ेंगे, फिर पास्ट के और फिर फ्यूचर के। तो पहले आएगा प्रेजेंट में कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको देखेंगे। उससे पहले अपन देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे आएगा। इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करोगे। तो इसमें ध्यान देंगे, जैसे क्वेश्चन आएगा, आई get up early in the morning daily। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा और इसमें कहेगा कि इसमें से करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरिए, क्रिया का सही रूप भरिए। तो इसका गेट अप ही हो जाएगा। तो हमें ये देखना पड़ेगा क्रिया का रूप अपन जब ही सही पढ़ सकते हैं जब हमें टेंसों के बारे में पता होगा। तो देखो डेली, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी डे, इस तरीके के जो आते हैं और वे प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट के यहाँ पे अनुसार अपने वर्ब भरिए। क्वेश्चन ऐसे आएगा, वो अपन बाद में बताएंगे। और फिलहाल अपन टेंस पढ़ते हैं भाई। टेंस देखिए, तो सबसे पहले हम बता रहे थे अपन को कौन सा टेंस पढ़ना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। हालांकि आपको 9th क्लास में भी ये करा दिए गए थे। तो देखिए सबसे पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो सबसे पहले तो अपन देखेंगे कि पहले इसकी हिंदी में पहचान देखेंगे। पहचान क्या होती है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं या ताहूं आदि शब्द आते हैं, वे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं। अर्थात जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहूं आदि शब्द आते हैं, वे वाक्य कौन से टेंस के होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं। अब ये तो एक सामान्य पहचान है। इसमें जो है वो कहने वाली बात यह है, कोई हैबिचुअल एक्शन हो, कोई आदत हो, या कोई प्रोफेशनल एक्शन हो, हैबिचुअल एक्शन हो, कोई प्रोफेशनल एक्शन हो, या कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो, तो इस तरीके के वाक्य जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत आते हैं।
ये तो इसकी एक हिंदी में पहचान है। देखो वैसे देखा जाए तो प्रेजेंट मीन्स वर्तमान में और इंडेफिनिट मीन्स अनिश्चित है। क्या इसमें वर्तमान में अनिश्चित होना पाया जाता है, मतलब निश्चित नहीं है कि जिस समय कह रहे हैं उस समय वो क्रिया हो रही है या नहीं हो रही। जैसे अपन कहेंगे मैं रोजाना सुबह जल्दी खड़ा होता हूँ, अब मान लीजिए मैं शाम को 8 बजे हुए हैं और अब इस बात को कह रहा हूँ, लेकिन बात तो सुबह की कर रहा हूँ ना, तो इससे पता नहीं लग रहा है कि उस समय ये क्रिया हो रही है या नहीं हो रही है। एक हैबिचुअल एक्शन है, आदत है। तो इसके अंतर्गत विशेष रूप से कोई हैबिचुअल एक्शन हो, कोई प्रोफेशनल एक्शन हो या कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो, तो ऐसे वाक्य जो है वो इसके अंतर्गत आते हैं। अब इंग्लिश में कैसे पहचान होगी, कैसे आएगा, वो अपन जब बताएंगे, जब ये पहले अपन इस टेंस के बारे में पूरा जान लें, फिर अपन एडवर्ब बताएंगे कि ये शब्द अगर आते हैं तो समझ जाना ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। दूसरा देखेंगे इसकी हेल्पिंग वर्ब। इसकी हेल्पिंग वर्ब दो हैं, एक तो होती है डज और एक होती है डू। यानी कि ही, सी, इट या कोई एक नाम हो तो कौन सी क्रिया यूज करते हैं, डज। लेकिन आई, वी, यू या फिर दे हो तो अपन कौन सा वर्ब यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, डू। बहुवचन के लिए, यानी एक वचन के लिए डज और बहुवचन के लिए डू। आई को यहां पर बहुवचन नहीं मानते, मतलब पर क्रिया इसके लिए बहुवचन की यूज करते हैं। अब इसमें देखेंगे इसके साधारण वाक्य, यानी कि एफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला क्या होता है वो देखिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट में साधारण वाक्य यानी एफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसमें एफर्मेटिव साधारण वाक्य बनाने का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले क्या लगाओ, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में ईटीसी। ईटीसी में ध्यान रखना कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल होते हैं। तो सबसे पहले कर्ता, फिर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, फिर कर्म और फिर अन्य होता है उसे बाद में लगाते हैं। लेकिन इसमें यह नोट डालेंगे, यदि कर्ता एक वचन है तो एमबी फर्स्ट में एस या एस लगाते हैं। यदि कर्ता एक वचन है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या लगाएंगे, एस या एस। तो साधारण वाक्य एफर्मेटिव सेंटेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो तरीका है वो यह है, सबसे पहले कर्ता लगाओ, फिर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाओ, फिर कर्म लगाओ और अन्य होता है उसे बाद में लगाते हैं। नोट ध्यान देंगे, लेकिन यदि कर्ता एक वचन है तो एमबी फर्स्ट में अपन क्या लगाते हैं, एस या एस लगाते हैं। ये ध्यान देना। अब देखेंगे कैसे, इसको आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे और किस तरीके से वाक्य है। तो जैसे कि मैं रोजाना सुबह जल्दी खड़ा होता हूं। तो अब इस वाक्य को जैसे अपन को ट्रांसलेट करना है, तो देखो ट्रांसलेट भी सीख जाए। हालांकि आपको जो है क्वेश्चन जो आएगा ना वो ट्रांसलेट का नहीं आएगा, ऐसे नहीं आएगा कि इस हिंदी वाक्य दे दे और इससे कहे कि आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, नहीं। वो तो क्या करेगा आपको, वो तो आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरवाएगा कि इसमें सही क्रिया का रूप भरिए अकॉर्डिंग टू टेंस, वो तो अलग चीज है। लेकिन जब अपन टेंस पढ़ ही रहे हैं तो क्रिया का रूप भी तो तभी पता होगा जब अपन को टेंसों के बारे में पता होगा, कौन सी टेंस में कौन सी वर्ब आती है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, कौन सी मेन वर्ब आएगी।
तो इसलिए इसका पता होना भी यहाँ पे जरूरी है। तो अपन पूरा टेंस कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा भले। मैं रोजाना सुबह जल्दी खड़ा होता हूँ। तो सबसे पहले अपन इस वाक्य को ट्रांसलेट करें। तो अगर इस वाक्य को अपन ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि ये वाक्य कौन से टेंस का है। एक हैबिट बना लो, कभी भी कोई वाक्य बना रहे हो तो एक बार अपने दिल में ये पूछा करो कि ये वाक्य कौन से टेंस का है। तो हमने देखा ये वाक्य कौन से टेंस का हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। कैसे पता लगा, क्या आ रहा है वाक्य के अंत में, ता हूं। मैंने बताया था जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं इत्यादि शब्द आते हैं वे कौन से होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के। तो पहली बात तो पता लग गई ये कौन से टेंस का हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। दूसरा अपन देखेंगे कैसा है ये वाक्य। तो ध्यान देंगे ये वाक्य कैसा है, साधारण है। तो दो चीज पता लग गई कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का साधारण वाक्य है। जब हमें ये पता लग गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का साधारण वाक्य है तो तुरंत ध्यान करेंगे कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट के साधारण वाक्य में तो अपन क्या लगाते हैं, इसका नियम तो क्या होता है, सबसे पहले क्या लगाओ, सब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं की इंग्लिश क्या होगी, आई। इसके बाद नियम कहता है क्या लगा दो, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, खड़ा होना। खड़ा होना की क्या होती है, गेट अप। अब क्या बच गया, रोजाना सुबह जल्दी, आई गेट अप। तो अर्ली इन द मॉर्निंग, और रोजाना की हो गई डेली। ऐसे बना, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग डेली। अब ये तो हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ, पर अगर ये इंग्लिश में आएगा तो कैसे आएगा, ये इसको कोष्टक में दे देगा जैसा अभी बताया था, और इसमें देगा कि करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होगी। तो हमें डेली से पता लग जाएगा, ये जो एडवर्ब है डेली है, एवरी डे है, एवरी मंथ है, एवरी वीक है ना, इस तरीके से ऑफन है, इस तरीके के जो शब्द है वो किसके अंतर्गत आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत आते हैं। तो डेली से पता लग गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट ऐसे आएगा, ऐसे दे देगा, आई गेट अप, ऐसे दे देगा, और ऐसे दे करके वो वर्ब आएगा। तो डेली से पता लग गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का कैसा वाक्य है, साधारण। और हम ध्यान करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के साधारण वाक्यों में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यदि कर्ता एक वचन होता है ऐसी एस लगाते हैं, नहीं तो नहीं लगाते। आई को यहाँ पर बहुवचन मानते हैं इसलिए नहीं लगाएंगे, तो सीधा सीधा क्या आ जाएगा, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग डेली। इन शब्दों को लिखाऊंगा मैं, कौन कौन से शब्द होते हैं जिनसे पता लगता है कि वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। इस तरीके से हो जाएगा ये। अब अगर ये वाक्य ऐसे नहीं होता, वाक्य कोई दूसरा ऐसे होता, वह रोजाना सुबह जल्दी खड़ा होता है, तो यहाँ क्या हो जाता, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग डेली। दूसरा बताता हूं, जैसे वह रोजाना विद्यालय जाता है, मतलब ये है। अब इसको बनाएंगे तो ध्यान देंगे कैसे। सबसे पहले देखो वाक्य कौन से टेंस का है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का। कैसे पता लगा, क्या आ रहा है वाक्य के अंत में, ता है। तो पहले तो पता लग गया वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, किससे पता लगा, ता है से। दूसरा देखेंगे वाक्य कैसा है, साधारण। तो दो चीज पता लग गई कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का कैसा वाक्य, साधारण। तुरंत ध्यान करेंगे क्या लगाओ, सबसे पहले सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह की इंग्लिश क्या होगी, ही। इसके बाद हमारा नियम कहता है क्या लगा दो, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, जाना। जाने की होती है गो। अब करता एक वचन है तो एम फर्स्ट में क्या लगा दो, एस या एस, तो लग जाएगी गोज। और किसी के पास जाते हैं तो टू, अलग होने के लिए फ्रॉम। तो ही गोज टू स्कूल। क्या बच गया, रोजाना। रोजाना की क्या हो जाएगी, डेली। इस तरीके से हो जाएगा। तो इस तरीके से इस बात का जरूर ध्यान रखना, वाक्य में ये पहचानना जरूरी आना चाहिए कि वाक्य कौन से टेंस का है, तो पहचान जाएंगे। उसके बाद वाक्य कैसा है, फिर उसका सूत्र क्या है। तो सूत्र में सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, कर्ता मतलब काम को करने वाला। उसके बाद मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया क्या होती है, कर्ता ने क्या काम किया है, जो काम हुआ है वो मुख्य क्रिया, या जाने का काम हुआ है तो ये मुख्य क्रिया हो गई, टू स्कूल। इस तरीके से तो ये चीज यहाँ पर अपन को पता होनी चाहिए।
तो ये हुआ हमारा कौन सा वाक्य? साधारण। अब देखेंगे दूसरा, नेगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक वाक्य बनाने का फॉर्मूला। नकारात्मक, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखेंगे कि नकारात्मक वाक्य बनाने का फॉर्मूला क्या है, तो ध्यान देंगे। नकारात्मक वाक्य बनाने का इसका फॉर्मूला है, सबसे पहले क्या लगा दो? सब्जेक्ट, फिर लगा दो हेल्पिंग वर्ब। यानी कि ध्यान देंगे केवल 2 टेंस, 12 टेंसों में से इन 12 सेंटेंसों में से केवल 2 टेंस ऐसे हैं जिनके साधारण वाक्यों में, इसको उतार लो आप अपनी कॉपी में, इसको दोबारा से लिखता हूं, ये थोड़ा सा साफ नहीं आ रहा है, वीडियो साफ नहीं आ रही, दोबारा से लिखूंगा। तो देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक वाक्य बनाने का फॉर्मूला। नेगेटिव सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले क्या लगाओ? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और ईटीसी। देखो केवल 2 टेंस ऐसे हैं जिनके साधारण वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के साधारण वाक्य और दूसरे पास्ट इंडेफिनिट के साधारण वाक्य, बाकी सब में हेल्पिंग वर्ब आती है। रही बात सूत्रों की, तो चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट हो, चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट हो, केवल तीनों टेंसों के साधारण वाक्यों के फॉर्मूले अलग अलग होंगे, बाकी नकारात्मक, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, नकारात्मक के सूत्र तो वही रहेंगे। अब जैसे नेगेटिव का सूत्र है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के नकारात्मक का सूत्र है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, उसके बाद मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और ईटीसी। तो यही तो सूत्र प्रेजेंट इंडेफिनिट के नकारात्मक का है, यही पास्ट इंडेफिनिट के नकारात्मक का है, यही फ्यूचर इंडेफिनिट के नकारात्मक का है। अंतर क्या आएगा? जहां प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डू डज लगेगी, पास्ट इंडेफिनिट में डेड लग जाएगी, फ्यूचर इंडेफिनिट में विल और शैल लग जाएगी। इतना अंतर आने वाला है और कोई अंतर नहीं है, सूत्र वही रहेगा। चलो, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के नकारात्मक वाक्य का सूत्र हुआ, सबसे पहले क्या लगाओ? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, कर्ता मतलब काम को करने वाला। उसके बाद लगाओ हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया पता है आपको 2 है, डू और डज। उसके बाद नॉट और उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और ईटीसी। इस तरीके से लगाते हैं, जैसे उदाहरण के लिए देखेंगे। वह सुबह चाय नहीं पीता है। अब ये वाक्य है। अब इस वाक्य को अपन देखेंगे तो सबसे पहले इसको अपन ट्रांसलेट करेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे कि वाक्य कौन से टेंस का हुआ।
प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का कैसे पता लगा कि वाक्य के अंत में क्या आ रहा है, ता है। उसके बाद देखेंगे वाक्य कैसा है, नकारात्मक। कैसे पता लगा, नहीं से। तो अपन को दो चीज पता लग गई कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का कैसा वाक्य है, नकारात्मक। अब जब हमें ये पता लग गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का नकारात्मक वाक्य है, तो तुरंत ध्यान करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के नकारात्मक का सूत्र क्या होता है। सबसे पहले क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह है, वह की इंग्लिश होगी ही। स्त्री के लिए आता तो शी। उसके बाद नियम कहता है क्या लगा दो, हेल्पिंग वर्ब। अब आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी है, डज और डू। ही के साथ क्या लगती है, डज। मैंने बताया था ना, ही सी इट या कोई नाम हो तो क्या लगेगी, डज। इसके बाद नियम कहता है क्या लगा दो, नॉट। ये लो साउंड नॉट लगा दिया। इसके बाद नियम कहता है क्या लगा दो, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, पीना। तो ध्यान देंगे, हालांकि पीने की ड्रिंक होती है, लेकिन चाय दूध इत्यादि पीने के लिए कभी भी ड्रिंक नहीं लगाते। कौन सी वर्ब लगाते हैं, टेक। तो ही डज नॉट टेक, क्या नहीं पीता है, ऑब्जेक्ट। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हुआ यहाँ पे, चाय। क्या नहीं पीता है, चाय। ऑब्जेक्ट निकालने के लिए वर्ब से पूछो क्या है, किसको, तो ऑब्जेक्ट निकलता है। तो ही डज नॉट टेक टी, कब, इन द मॉर्निंग, यानी वो सुबह चाय नहीं पीता है। इस तरीके से हो जाएगा। तो अब नकारात्मक का क्या हुआ, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और ईटीसी, ये जाता है। अच्छा, अब बात आई प्रश्नवाचक वाक्य या इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। अब ध्यान देंगे कि जो प्रश्नवाचक वाक्य हैं, तो जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं वो दो प्रकार के हैं। एक तो वे जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। कौन से, जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। एक तो वो जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, और दूसरे वो जो मेन वर्ब की WH वर्ड से शुरू होते हैं। तो जिनके उत्तर अपन हाँ या ना में दे सकते हैं वे सामान्यतः किससे, हेल्पिंग वर्ड से शुरू होते हैं, और जिनके उत्तर डिटेल में होते हैं उन्हें WH वर्ड से शुरू करते हैं। मैं फिलहाल यहाँ पर आपको जो हेल्पिंग वर्ड से शुरू होने वाले हैं, जिनके उत्तर अपन हाँ या ना में दे सकते हैं, उनके बारे में अपन बात कर रहे हैं। अपन उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो जैसे देखिए उदाहरण के लिए, अच्छा हाँ, इसका सूत्र होता है सबसे पहले क्या लगा दो, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा दो, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या लगा दो, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट और ईटीसी, और अंत में क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से ये होता है। क्या हुआ, प्रश्नवाचक वाक्य बनाने का सूत्र, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया लगा दो, फिर कर्ता लगा दो, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो, फिर कर्म, और फिर कुछ अन्य जो हो बाद में लगाओ। अन्य में क्या आता है, वही कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल क्रम से आएंगे अगर होंगे तो। अब जैसे उदाहरण के लिए समझिए, मैंने बताया ना प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के, एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले और एक WH वर्ड से शुरू होने वाले। जिनका उत्तर अपन हाँ या ना में दे सकते हैं वो हेल्पिंग वर्ड से शुरू होते हैं। जैसे कि क्या तुम रोजाना विद्यालय जाते हो, ये वाक्य है। अब इस वाक्य को अपन ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहली बात तो ये है, अपन को ये देखना है कि ये वाक्य कौन से टेंस का है। तो सबसे पहले देखा ये वाक्य कौन से टेंस का हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। कैसे पता लगा, ते हो, ता है, तुई है, ते हैं इत्यादि आते हैं, वो कौन से होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के। तो एक बात तो ये पता चल गई वाक्य कौन से टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। दूसरी बात आवश्यकता है कि देखेंगे वाक्य कैसा है। तो यहाँ देखेंगे वाक्य कैसा है, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ, क्या से प्रश्न पूछा गया है।
तो प्रश्नवाचक वाक्य है। अब तुरंत ध्यान करेंगे कि जब अपन दो चीज पता लग गई कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रश्नवाचक वाक्य है, तो ध्यान करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के प्रश्नवाचक वाक्य का तरीका ये होता है, सबसे पहले क्या लगाओ, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब हमेशा किसके अनुसार आती है, कर्ता के अनुसार। कर्ता क्या है, तुम को बोलेंगे यू, तो यू के हिसाब से क्या आएगी यहाँ पे, डू। इसके बाद नियम कहता है क्या लगा दो, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, तुम की इंग्लिश होगी यू। इसके बाद नियम कहता है क्या लगा दो, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, जाना। जाने की क्या होती है, गो। फिर वही टू स्कूल। क्या बच गया, रोजाना। रोजाना की क्या होगी, डेली। ये तो डू यू गो टू स्कूल डेली, क्या तुम रोजाना विद्यालय जाते हो। इस तरीके से हो जाएगा। अब अगर आ जाता है कैसा, प्रश्नवाचक एवं नकारात्मक, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव, तो कुछ नहीं है, केवल इसको सूत्र की भी आवश्यकता नहीं है, केवल हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देना, सॉरी सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देना, नॉट, और कुछ नहीं है। तो इसका सूत्र हुआ पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नॉट। केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा और कुछ नहीं है। एमवी की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और ईटीसी, क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या वह रोजाना अपना पाठ याद नहीं करता है। ये अब देखेंगे पहली बात, क्या ये सेंटेंस कौन से टेंस का है, तो ये देखेंगे ये कौन से टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। कैसे पता लगा, ताहे से। उसके बाद देखेंगे कैसा वाक्य है, प्रश्नवाचक भी है और नकारात्मक भी है। तुरंत ध्यान करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रश्नवाचक नकारात्मक है, तो सबसे पहले क्या लगाओ, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब इसकी दो है, डज और डू। और हेल्पिंग वर्ब हमेशा कर्ता के अनुसार आएगी, कर्ता यहाँ वह है, वह के हिसाब से क्या आएगी, डज। फिर सब्जेक्ट लगा दो, सब्जेक्ट वह है, वह को बोलेंगे ही। उसके बाद फिर कहता है नियम क्या लगा दो, नॉट। उसके बाद नियम कहता है क्या लगा दो, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब क्या है यहाँ पर, याद करना, और याद करने के लिए आता है क्या, लर्न। पार्ट याद करने के लिए लर्न यूज करेंगे, रिमेम्बर नहीं करेंगे। रिमेम्बर तो किसी को याद करना होता है, पार्ट को वैसे याद नहीं किया जाता है कि साविक बार एक पार्ट था, ऐसे थोड़ी याद करते हैं। मतलब पार्ट को हमेशा सीखा जाता है, तो लर्न आएगी। तो डज ही नॉट लर्न, ऑब्जेक्ट क्या, हिज लेसन। क्या हो गया, डेली। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये प्रश्नवाचक और नकारात्मक हो जाएगा। तो इस तरीके से जो चारों प्रकार के वाक्य हैं, चाहे वो एफर्मेटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो इंटरोगेटिव हो या इंटरोगेटिव नेगेटिव हो, चारों प्रकार के वाक्यों को बनाने का तरीका हमने यहाँ पे बता दिया। अब जो इसके बाद अपन बात करेंगे, पहले आप इसको सीखेंगे, इसके बाद अपन बात करेंगे कि इसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के हिसाब से कैसे वाक्य आएगा और किस आधार पर अपन उसको छांटेंगे और किस किस तरीके से भरेंगे। इसी के अंतर्गत अभी इस पे बात करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के हिसाब से, पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो इस पर अपन को फोकस करना है, पहले इन चीजों को ध्यान देना है। चारों प्रकार के वाक्य बनाने का तरीका, हेल्पिंग वर्ब वगैरह सब कुछ अपन को याद होनी चाहिए। इसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।